हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। आखिर डेमोक्रेसी है क्या चीज़ और आखिर डेमोक्रेसी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इन सब चीज़ों को एक स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले तो कहानी देखते हैं हम लोग मोटूलाल के क्लासरूम की। यो भूपेंद्र, थारा भाई भूपेंद्र बवंडर ला देगा। आज से सारे बच्चे मुझे महाराजा भूपेंद्र कहकर बुलाएंगे और सब बच्चे क्लास में जमीन पर बैठेंगे, सिर्फ मैं ही टेबल के ऊपर बैठूंगा। आ गया समझ में सबको? यो भूपेंद्र, जिसने बात नहीं मानी भवंडर ला दूंगा, भवंडर। अरे भाई भूपेंद्र, हम तुम्हारी ये बात क्यों मान ले? तुम हरदम ऐसा ही करते हो। तुम क्लास के लीडर हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम नए नए रूल बनाते रहो और हमें तुम्हारे रूल मानने पड़े। हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे तुम्हारी बात और मैं डिमांड करता हूँ कि हमारा लीडर बदला जाए। दोस्त, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है, लेकिन हम लोग अपना लीडर कैसे बदलेंगे? भूपेंद्र हमारी क्लास का लीडर है। अरे बहुत ही सिंपल है। हम लोग अपनी क्लास का लीडर डेमोक्रेटिक तरीके से बनाएंगे। हम लोग वोट देंगे जिसको हम लोग लीडर बनाना चाहते हैं। चलो सब लोग मिलकर चिट्स पर उसका नाम लिखते हैं जिसको हम लोग लीडर बनाना चाहते हैं, और जिसका नाम सबसे ज्यादा आया वही हमारी क्लास का लीडर बनेगा, और हम सब लोग उसे मिलकर बना रहे हैं अपनी क्लास का लीडर। अरे वाह, 25 में से 20 बच्चों ने मुझे ही वोट दिया है। मैं ये इलेक्शन जीत गया और अपनी क्लास का लीडर बन गया। डेमोक्रेसी का बड़ा फायदा हुआ है मुझे। अरे भाई भूपेंद्र, अब से तुम हमारे लीडर नहीं हो, जाकर भवंडर किसी और क्लास में मचाओ। आज से इस क्लास के ऊपर राज मैं करने वाला हूँ। तो अब आपको इम्पोर्टेंस पता चला होगा डेमोक्रेसी का, और एक बेसिक आइडिया हमें लग गया है डेमोक्रेसी का। लेकिन व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, जो लीडर्स हैं उन्हें हम लोग चुनते हैं। इंडिया क्या है? इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम लोग अपने लीडर्स को चुन सकते हैं। आखिर क्या क्या फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के? द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, हम लोग ही रूलर्स को इलेक्ट करते हैं। जो हमारे ऊपर रूल करने वाले हैं उन लोगों को इलेक्ट करते हैं। फ्री एंड कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस आर हेल्ड। तो ये जो इलेक्शंस हैं इसके ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई जीतने वाला है या कोई हारने वाला है, ये चीज़ किसी के हाथ में हो। कंप्लीटली ये चीज़ हम लोगों के हाथ में होती है, लोगों के हाथ में होती है कि वो किसको वोट दे रहे हैं और किसको जिता रहे हैं। ईच एडल्ट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, एजुकेशन, कास्ट, कलर, वेल्थ हैव वन वोट वन वैल्यू। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका कोई भी रिलीजन है, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, आपकी कोई भी कास्ट है या आपका कैसा भी कलर है, आप चाहे काले हों चाहे गोरे हों, चाहे आपके पास पैसा बहुत कम हो या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, आपके पास वोटिंग राइट ज़रूर होगा और उस एक वोट की वैल्यू काउंट ज़रूर होगी। द इलेक्टेड रूलर्स टेक डिसीजन विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब ऐसा नहीं होता कि अगर कोई रूलर सेलेक्ट हो गया, जैसे यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि मोटूलाल अपनी क्लास का लीडर बन चुका था। अब मोटूलाल अब ये बोल दे कि देखो तुम लोगों ने मुझे मिलके लीडर बनाया, अब तो मैं जो बोलूँगा वो बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तो ये भी चीज़ कुछ हद तक गलत है। इसी वजह से इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही लीडर्स को डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या चीज़ है आपको पता है? कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके के सेट ऑफ रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स हैं हमारी कंट्री के, तो उन्हें फॉलो करना पड़ेगा लीडर को। रूल ऑफ लॉ, तो यहाँ पर हमारा लॉ भी बहुत अच्छे से काम करता है। डेमोक्रेसी का एक ये फीचर है। द राइट ऑफ द सिटीजन मस्ट बी प्रोटेक्टेड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो भी राइट्स हैं हम सिटीजन्स के, वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्टेड होते हैं। डेमोक्रेसी इस चीज़ में भी हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देयर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए, मतलब जो कोर्ट होते हैं, जज होते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि अगर मान लो कोई पार्टी रूल कर रही है तो जज उसी के फेवर में सारे डिसीजन बता रहा है, बोल रहा है कि अरे भाई अभी तो ये पार्टी रूल कर रही है तो मैं इसी के डिसीजन में सारे फेवर बताऊंगा, जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो इसी के फेवर में बताऊंगा। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ military coup in October 1999 and overthrew
डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो पाकिस्तान के अंदर कुछ डिफरेंट सी चीज़ हुई। पाकिस्तान अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, कई हद तक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। पाकिस्तान पहले एक डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी। कहानी है जनरल मुशर्रफ की। तो जो परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने क्या करा, आर्मी के ऊपर थोड़ा बहुत कंट्रोल पा लिया था अक्टूबर 1999 के अंदर। और उन्होंने जो गवर्नमेंट थी उस समय की, उसे बोला कि अरे भाई देखो, मेरे पास आर्मी है, मैं पावरफुल इंसान हूँ, मेरी बात मान लो और मुझे प्रेसिडेंट बना दो इस कंट्री का। तो ये बात उन्हें माननी पड़ी और यहाँ पर जो परवेज़ मुशर्रफ थे वो एक तरीके से प्रेसिडेंट बन गए कंट्री के, फोर्सफुली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाकर। In 2002, he held a referendum in the country which was based on malpractices and fraud, granted him a 5-year extension. तो यहाँ पर जब परवेज़ मुशर्रफ लीड कर रहे थे पूरी कंट्री के ऊपर, प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने 2022 के अंदर एक स्पेशल तरीके का लॉ लेकर आए, एक स्पेशल रूल लेकर आए, जिसके अंदर उन्होंने जो भी फ्रॉड, उनकी प्रैक्टिसेस थी, जो भी गलत चीज़ें थी, उनको क्या करा, एक्सटेंड कर दिया। मतलब जो जिस तरीके से ये प्रेसिडेंट बने थे उस चीज़ को इन्होंने 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया, आगे इलेक्शन ना हो और यही प्रेसिडेंट बने रहें कंट्री के। आफ्टर पासिंग लॉ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर विच गेव द प्रेसिडेंट पावर टू डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज, इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिली। जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था, इसके अंदर ये देखने को मिला कि जो प्रेसिडेंट पावर थी वो डिसमिस कर सकती थी नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़ को। इलेक्शंस वर हेल्ड टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज़। तो यहाँ पर जो इलेक्शंस थे वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के लिए हुए। इन दिस केस पाकिस्तान हैज़ हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव सम पावर, but the final power rests with the military officer and General Musharraf himself. So this should not be called a democracy. अब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन तो हो रहे थे और कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी चुने जा रहे थे, मतलब कुछ लीडर्स को भी चुना जा रहा था, लेकिन फाइनली सबसे पावरफुल कौन था? जनरल मुशर्रफ। ये कुछ भी कर सकते थे, कभी भी रूल को चेंज कर सकते थे। इस वजह से पाकिस्तान को हम लोग एक डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होनी चाहिए? उन लोगों के पास जिन्हें लोगों ने चुना है। जैसे डिसीजन मेकिंग पावर मोटूलाल के पास रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने मोटूलाल को क्लास का लीडर बना दिया, लेकिन जो हमारा ये है भूपेंद्र है, भूपेंद्र ने मोटूलाल की पिटाई कर जो भी बात है अपनी वो मनवा ली मोटूलाल से। तो यहाँ पर उसे हम लोग डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। यही हो रहा था यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कि जो जनरल मुशर्रफ थे वो अपनी बात मनवा रहे थे लोगों से, काफ़ी ज़्यादा उन्हें आर्मी की पावर दिखाकर। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज्वाइन के बटन पर क्लिक कर आपको दिख रहा होगा, इस बटन पे क्लिक करके मेंबर बनो। तो इससे आप हमें डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हो कि हम फ्यूचर में आगे ऐसे वीडियोस बिना किसी प्रॉब्लम के बना सकें। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। चाइना के अंदर इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, जिससे कंट्री की जो पार्लियामेंट है उसके लिए लोगों को इलेक्ट करा जाता है। नेशनल पीपल कांग्रेस बोला जाता है इसको, जो कंट्री की पार्लियामेंट है। लेकिन इलेक्शन के अंदर किसी भी कैंडिडेट को पार्टिसिपेट करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से, और गवर्नमेंट भी हर बार कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है। मतलब क्या? मतलब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मोमो खाता हूँ चटनी लगा के। अरे मोटूलाल, आज तुम्हारी रेस होने वाली है और मैंने सुना है कि मोमोज की चटनी पर बहुत बड़ी सेल लगी है, मैं तो वो खरीदने जा रहा हूँ। तुम अपनी रेस के कॉम्पिटिटर को चुन सकते हो। एक साइड तो ये है भूपेंद्र और दूसरी साइड ये फर्स्ट क्लास का छोटा सा बच्चा
तो तुम रेस के अंदर अपना कॉम्पिटिटर किसे चुनना चाहते हो? सर, मुझे तो रेस जीतनी है। मैं इस फर्स्ट क्लास के बच्चे को अपना कॉम्पिटिटर चुनना चाहता हूँ। अब आगे की कहानी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्लियर हो गया होगा कि चाइना के अंदर क्या हो रहा है। चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो अपने कॉम्पिटिटर को खुद चूज़ कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है वो लोग वीक लोगों को चुनने वाले हैं एज अपना कॉम्पिटिटर, जिससे कि वो लोग इलेक्शन को जीत सकें। और यहाँ पर लेकिन हमेशा गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। मैक्सिको के अंदर भी बहुत बार अनफेयर तरीके से इलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर एवरी 6 ईयर्स के अंदर इलेक्शन होता है जिसके अंदर प्रेसिडेंट को इलेक्ट करा जाता है। Until 2000 every election was won by a party called PRI। 2000 तक हम लोग देखें तो ज़्यादातर सारे इलेक्शन PRI नाम की एक पार्टी थी वो जीतती थी। इस पार्टी की फुल फॉर्म थी इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। अपोजिशन पार्टी इनके अगेंस्ट कंपटीशन में खड़ी तो होती थी, इलेक्शन में खड़ी तो होती थी, लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाती थी। क्यों? क्या PRI पार्टी बहुत अच्छी थी? बिल्कुल नहीं। PRI पार्टी यूज़ करती थी डर्टी ट्रिक्स की, मतलब कि गलत चीज़ें, जिससे कि वो लोग अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकें। जैसे कि अपने कॉम्पिटिटर की जहाँ पर वो मतलब पार्टिसिपेट कर रहा है वहाँ पर उस कॉम्पिटिटर को मार दिया, जान से ही मार दिया, जिससे कि उनका कंपटीशन बचे ही ना। बोथ द केसेस अभी जो हमने देखा, एक तो मैक्सिको वाला और एक ऊपर चाइना वाला, इन दोनों केसेस को ही हम लोग डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते। क्योंकि देखो, लोगों को वोट करने का राइट तो है, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट अपने आप को जिताने के लिए गलत चीज़ें यानी कि गलत प्रैक्टिसेस का यूज़ कर रही है। चाइना के अंदर आप देख सकते हो कि कम्युनिस्ट पार्टी ही अपना कॉम्पिटिटर चुनती है, और यहाँ पर मैक्सिको के अंदर जो पहले 2000 से पहले के इलेक्शन होते थे, 2000 से पहले वाले, उसके अंदर PRI जो पार्टी थी वो अपने कॉम्पिटिटर्स को डर्टी ट्रिक से हरा देती थी। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसके इलेक्शन फ्री और फेयर हों। इसका मतलब क्या है? मतलब जो लोग अभी करेंटली पावर के अंदर हैं, मतलब जो लोग अभी किसी कंट्री को रूल कर रहे हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री को मान लो रूल कर रहे हैं किसी डेमोक्रेटिक कंट्री को, तो वहाँ पर उन लोगों को हारने का मौका मिलना चाहिए या फिर जीतने का मौका भी मिलना चाहिए इलेक्शन के अंदर। ऐसा नहीं होना चाहिए, मान लो अगर कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है और उसके अंदर एक रूलर है जो उसे रूल कर रहा है, फिर उसने इलेक्शन क्रिएट कराए, अब उसने इलेक्शन के अंदर कुछ चाल चल दी, डर्टी ट्रिक्स खेल दी कि मैं ही ये इलेक्शन जीतूँ, तो हम लोग क्या बोल देंगे? ये एक डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी हम तभी बोलते हैं जब फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। 1 person 1 vote 1 value। There are many instances of denial of equal right to vote। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिली है जहां पर इक्वल राइट टू वोट डिनाई कर दिया गया है, मना कर दिया गया है कि आपको वोट करने का राइट नहीं है। सऊदी अरेबिया के अंदर वुमेन्स के पास राइट टू वोट नहीं है, मतलब वुमेन्स अभी भी वहाँ पर वोट नहीं कर सकती। एस्टोनिया has made its citizenship rule in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। तो जो एस्टोनिया एक जगह है वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने इस तरीके के रूल बना दिए हैं, इतने डिफ़िकल्ट रूल बना दिए हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी वाले लोग हैं वो लोग वोट नहीं दे पाते। इन फीजी द इलेक्टोरल सिस्टम is such that the vote of indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। तो यहाँ पर फिजी के अंदर क्या होता है, देखो, जो पर्सन मतलब फिजी के अंदर ही रहता है उसके पास ज़्यादा पावर है, उसके वोट की ज़्यादा वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई इंडियन फिजियन है उसके। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, In a democracy, each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value। एक डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा होना चाहिए। देखो, अभी हमने ऊपर वाले केसेस देखे, इन सब में उल्टे फुल्टे रूल्स थे। तो एक डेमोक्रेसी के अंदर सिंपली हर एक एडल्ट सिटीज़न के पास 1 वोट देने का उसे चांस मिलना चाहिए और उसके वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए अदर सिटीजन्स के जैसी।
फिजी के जैसा नहीं होना चाहिए कि मान लो अगर कोई फिजी के अंदर वोट देता है तो जो फिजी के लोग हैं उनके वोट की वैल्यू कितनी काउंट होगी 1, लेकिन यहीं पर अगर कोई इंडियन फिजियन है और वो वोट देने जाता है तो उसके वोट की वैल्यू काउंट होगी हाफ। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को भी नहीं होने देना है डेमोक्रेसी के अंदर। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। सिंस इंडिपेंडेंस Zimbabwe ruled by ZANU-PF. Its leader Robert Mugabe has been ruling the country. He is popular but also uses unfair practices in election. तो जिम्बाब्वे के जो रूलर हैं ये क्या करते हैं, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करते हैं इलेक्शन के अंदर। इलेक्शन हैव बीन हेल्ड रेगुलरली एंड ऑलवेज वॉन बाय ZANU-PF। तो इलेक्शन होते तो रेगुलरली हैं, लोग वोट तो देने जाते हैं, लेकिन हमेशा ZANU-PF पार्टी ही जीतती है। अपोजिशन पार्टी वर्कर्स आर हैरेस्ड। जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स होते हैं उनको हैरेस करा जाता है। अब हैरेस का मतलब कि उन्हें तंग करा जाता है, परेशान करा जाता है, कोशिश करी जाती है कि कैसे ना कैसे करके उन्हें रोक लिया जाए कि वो पार्टी। तो इलेक्शन होते तो रेगुलरली हैं, देयर मीटिंग्स डिसरप्ट, और उनकी मीटिंग्स वगैरह जो भी होती हैं उन्हें रोकने की कोशिश करी जाती है, डिसरप्ट करने की कोशिश करी जाती है। पब्लिक प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स आर डिक्लेयर्ड इलीगल। अगर कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बोलती है कि ऐसा क्यों कर रही हो गवर्नमेंट, सबको राइट होना चाहिए वोट देने का राइट तो है सबके पास, लेकिन और लोगों को भी जीतने का मौका मिलना चाहिए और लोग भी इलेक्शन जीतें, ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर इस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने बैन करा हुआ है कि कोई भी पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं करेगा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, नहीं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई हो जाएगी। टेलीविजन्स एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। तो यहाँ पर जो टेलीविज़न और रेडियो है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का राज है। गवर्नमेंट जैसा बोलती है टेलीविज़न पे वैसा ही होता है। जो रूलिंग पार्टी है यहाँ पर सिर्फ उसी की तारीफ होती है टेलीविज़न के ऊपर, कुछ भी गलत नहीं बताया जाता कि रूलिंग पार्टी ऐसे ऐसे गलत कर रही है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर आर देयर बट द गवर्नमेंट हैरेसेस दोज जर्नलिस्ट हु गो अगेंस्ट इट। तो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर तो है। इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर का मतलब यही है कि वो लोग जो खुद से न्यूज़पेपर लिखते हैं, बनाते हैं, वो लोग तो हैं, लेकिन उन लोगों को भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हरास करती है, कोशिश करती है कि तुम लोग हमारे बारे में कुछ भी गलत मत लिखो, सच्चाई मत बताओ, पोल मत खोलो हमारी। गवर्नमेंट हैज़ इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट्स। यहाँ तक कि जो वहाँ का कोर्ट है उसकी भी जजमेंट को यहाँ की गवर्नमेंट इग्नोर कर देती है और कभी कभी तो उसके अगेंस्ट भी चली जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे वो जजेस को भी परसुएड करते हैं, मतलब जजेस को भी डराते और धमकाते हैं, बोलते हैं अरे भाई हमारी बात मान लो नहीं तो गलत नतीजा निकलेगा। इन दिस केस गवर्नमेंट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक। इस केस के अंदर गवर्नमेंट जो है जिम्बाब्वे की वो डेमोक्रेटिक नहीं है। एंड देयर इज़ नो सिटीजन बेसिक राइट, नो पॉलिटिकल अपोजिशन, नो जुडिशरी। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि सिटीजन्स को कोई भी राइट नहीं है, जो बेसिक राइट्स होते हैं सिटीजन्स के पास नहीं है। देयर इज़ नो बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन। तो यहाँ पर हम लोग ये देख सकते हैं देयर इज़ नो बेसिक राइट्स, नो पॉलिटिकल राइट्स और अपोजिशन तो है ही नहीं, इधर अपोजिशन तो है ही नहीं, और जुडिशरी यहाँ तक कि कोर्ट भी, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट्स। तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो हमेशा रूल करती है कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉ होते हैं, एक कंट्री के कुछ सेट ऑफ लॉज होते हैं उनके अकॉर्डिंग, और सिटीजन्स के राइट्स को भी ध्यान रखती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हर सिटीजन को इक्वल राइट मिले, इस चीज़ का ध्यान रखना गवर्नमेंट का काम होता है। वाई डेमोक्रेसी? आखिर डेमोक्रेसी क्यों इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है डेमोक्रेसी? आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। तो यहाँ पर देखो डेमोक्रेसी के बहुत सारे ड्रॉबैक हैं या बहुत सारी कमियां हैं,
लीडर्स डेमोक्रेसी के अंदर बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हो जाती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी। जो डेमोक्रेसी है इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से कंपटीशन कर रही हैं और अपनी ताकत दिखा रही हैं। देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर मोरालिटी का कोई भी स्कोप नहीं है, जो बंदा सच्चा है उसका कोई भी यहाँ पर स्कोप लगभग नहीं देखने को मिलता। ठीक है, सो मैनी people have to be consulted in a democracy that it leads to delays। तो यहाँ पर डेमोक्रेसी के अंदर एक और प्रॉब्लम है। देखो, अगर कोई डिसीजन लेना होगा, मान लो अगर एक कंट्री के अंदर सिर्फ एक ही लीडर है जो बहुत टाइम से उस कंट्री को लीड कर रहा है, तो जो बात उसने बोल दी वो चीज़ फाइनल और अगले दिन से वो रूल अप्लाई हो जाएगा। डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं है। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि मान लो अगर कोई रूल है, उस रूल को अप्लाई करने से पहले बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से रूल्स वगैरह अप्लाई होने में काफ़ी डिले हो जाता है। इलेक्टेड जो लीडर्स होते हैं डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। तो यहाँ पर कुछ इलेक्टेड लीडर्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें लोगों का ध्यान नहीं होता, मतलब लोगों के लिए क्या चीज़ अच्छी रहेगी इसके बारे में वो नहीं सोचते, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा वो लोग गलत डिसीजंस ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। तो डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन भी होता है। अब डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन क्यों हो रहा है? सोचो, अगर आपको किसी को रेडी करना है कि वो आपको वोट दे इलेक्शन के अंदर, तो आप क्या कर सकते हो? आप बोल सकते हो, अरे भाई सुनो, तुम मुझे वोट देना, मैं तुम्हें है ना अच्छे वाला चिप्स का पैकेट दूंगा गिफ्ट में, पैसे भी दे दूंगा थोड़े से एक्स्ट्रा। तो ये क्या था? करप्शन हो रहा है, देख रहे हो आप, डेमोक्रेसी की वजह से भी। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो वॉट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं डेमोक्रेसी को लेकर कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, मतलब हम जैसी जो आम जनता है, हमें नहीं पता कि हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, और इसी वजह से हमको राइट नहीं होना चाहिए कि हम लोग डिसाइड करें कि कौन लीडर बने हमारी कंट्री का। अब हमने देखा बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, मतलब ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी। इस चीज़ को आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये आ सकती है। तो ये क्या थे अभी जो हमने पढ़े? दीज वर ड्रॉबैक्स। तो ये ड्रॉबैक्स थे हमारी डेमोक्रेसी के। अब हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा बेटर गवर्नमेंट है। ठीक है, क्यों है ज़्यादा बेटर गवर्नमेंट? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। मतलब क्या? देखो, अगर एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर फिक्स है गवर्नमेंट, मतलब हर साल इलेक्शन होकर गवर्नमेंट चेंज नहीं होनी, तो उस कंट्री का जो लीडर होगा उसको टेंशन नहीं है काम करने की, वो तो आराम से सोएगा, गोलगप्पे खाएगा, पार्टियों में घूमेगा। लेकिन जो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको बड़ी टेंशन रहती है काम करने की। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे से काम नहीं करा तो अगले इलेक्शन के अंदर लोग उन्हें वोट नहीं देंगे और वो लोग हार जाएंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी से क्या होता है? क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अब डेमोक्रेसी की वजह से ही हमें देखने को मिलता है, अगर मान लो दो लोग हैं जो एक चीज़ को लेकर रेडी नहीं हो रहे और काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस चीज़ का भी हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं डेमोक्रेसी की हेल्प से। डेमोक्रेसी एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। जो डिग्निटी होती है सिटीजन्स की वो इंक्रीज हो जाती है, एनहेंस हो जाती है डेमोक्रेसी की वजह से। आप देख सकते हो कि अब सिटीजन्स को ऐसा लगता है, हाँ भाई हमारी भी इस देश के अंदर कुछ वैल्यू है, हम गवर्नमेंट को चूज कर रहे हैं। डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी की मज़ेदार बात यह है कि अगर कोई मिस्टेक डेमोक्रेसी के अंदर हो रही है तो वो भी खुद से वो सही कर लेती है।
ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब एक ब्रॉडर मीनिंग हम लोग डेमोक्रेसी का समझ लेते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन अवर टाइम इज दैट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वेयर मेजॉरिटी इज अलाउड टू टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पीपल। तो डेमोक्रेसी के अंदर हमें ये देखने को मिलता है, मान लो कोई पॉलिटिकल डिसीजन है। पॉलिटिकल डिसीजन ये है कि आपकी गली में मान लो लाइट लगनी, कितनी लाइट्स लगनी चाहिए, मान लो 3 लाइट लगनी चाहिए आपकी गली में या फिर 2। तो अब आप रोज जाओ वोट करो तो इस चीज़ में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए हम अपना एक लीडर चूज़ कर देते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। अब वो जो लीडर है वो हम सब के बिहाफ पे डिसीजन लेता है कि अरे इस गली के अंदर तो 2 लाइट लगवा दो, 3 लाइट लगवा दो, इधर इतना पानी दे दो, इधर मतलब बिजली इतने टाइम आनी चाहिए। तो ऐसा होता है, सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं डेमोक्रेसी में। द मेजॉरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। तो जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैं, हम लोग एक तरीके से रूल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हमने चूज़ करा है इलेक्शन के अंदर, वो उनके थ्रू हम लोग एक तरीके से रूल कर रहे हैं। अ डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद द कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व करता है कंसल्टेशन, मतलब उन सब लोगों से बातचीत हमें करनी पड़ती है और कंसेंट लेना पड़ता है उन सब लोगों का जो इफेक्ट होते हैं किसी भी डिसीजन से। मतलब सिंपल सी बात ये है कि मान लो अगर कोई इलेक्शन के अंदर का कोई मुद्दा है तो उसके लिए अगर कोई भी पर्सन इफेक्ट हो रहा है उस इलेक्शन के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, सब लोग बैठकर उस चीज़ के ऊपर कंसल्ट करेंगे, बातचीत करेंगे। डेमोक्रेसी इज अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी स्पेयर ऑफ लाइफ। डेमोक्रेसी कहीं पर भी अप्लाई करी जा सकती है। आपने अभी अभी देखा कैसे क्लासरूम के अंदर हमने एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाया, मोटू लाल उस डेमोक्रेटिक इलेक्शन के अंदर जीत गया और डेमोक्रेसी से उसने क्या करा, अपनी क्लास का वो लीडर बन गया। डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू गवर्नमेंट और अ फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। डेमोक्रेसी कहीं पर भी अप्लाई हो सकती है। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी अच्छी है या फिर बुरी, कमेंट सेक्शन के अंदर इस चीज़ का रिप्लाई ज़रूर करना है आपको। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करो अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टिल देन।